ये जो एग्ज़ाम है 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है, तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। 400 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके 100 क्वेश्चंस के 4-4 नंबर होंगे, 1 नंबर नेगेटिव होगा। अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर 75% कॉन्फिडेंट। 3 में से आपके 2 गलत भी हो गए और 1 सही हो गया तो आपका ओवरऑल वो +2 हो जाएगा। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है आप सभी के लिए, आप इससे बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। मेरे प्यारे दोस्तों, I welcome you all to a discussion on the Uttar Pradesh Pollution Control Board examination, which is going to be held tentatively on 27th April to 2026. ये जो एग्ज़ाम है इसमें आप ये यहाँ पे 2 पोस्ट के लिए निकाला गया है, बट इस वीडियो को जो देखने वाले लोग हैं दे आर मेनली दोज हु आर बेसिकली ऑप्टिंग फॉर AEE, राइट। ASO भी है और ये दोनों ही पोस्ट निकाली गई हैं इस एग्ज़ाम के थ्रू। तो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, क्योंकि इस बार इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय IIT कानपुर, जो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। एंड आई होप कि IIT डज फाइन जॉब दिस टाइम और देखते हैं, लेट्स सी। एग्ज़ाम डेट है, CBT है, आपको पता है 400 मार्क्स होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और आपके 100 क्वेश्चंस के 4-4 नंबर होंगे, 1 नंबर नेगेटिव होगा। इंटरव्यू आपका 70 मार्क्स का होगा फॉर ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स। इंटरव्यू होगा, यस, वेरी गुड। अगला, एग्जाम एट अ ग्लांस। देखिए ये बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एग्जाम एट अ ग्लांस, टोटल वैकेंसीज 40 है टोटल पोस्ट। AEE की 26 है और ASO की 14 है। एलिजिबिलिटी जो है आपकी बीटेक होना चाहिए आपका सिविल में, केमिकल में या फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। एलिजिबिलिटी ASO की है कि PhD + 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर PG और 5 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए केमिकल, जूलॉजी, बॉटनी वगैरह में। एज लिमिट जो है वो है 21 से 40 इयर्स। तो ऑफ कोर्स यू विल चेक दिस, और तभी आपने फॉर्म भरा भी होगा। पे स्केल जो है, पे मैट्रिक्स लेवल 10 होने वाला है। स्टेज 1 CBT 400 नंबर का है, 100 क्वेश्चंस हैं, 4 मार्क्स ईच है, -1 मिलेगा अगर आपने गलत किया। हाँ, अगर आपने अटेंड नहीं किया तो ऐसे में बिना अटेम्प्ट वाले क्वेश्चंस में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। स्टेज 2 इंटरव्यू है, 70 मार्क होंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स ओनली। टोटल सिलेक्शन जो होगा 470 मार्क्स का होगा, मेरिट पे बेस पे होगा, होपफुली CBT + इंटरव्यू दोनों चीज़ें होंगी। क्वेश्चन मीडियम जो होगा वो इंग्लिश और हिंदी होगा, दोनों ही, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चंस और बेसिकली हिंदी वगैरह में इंटरव्यू वगैरह भी हो सकते हैं। और इंग्लिश फाइनल ऑन डिस्प्यूट माना जाएगा। ये मतलब जैसे इंग्लिश में भी एक सवाल है, हिंदी में भी एक सवाल है। इंटरव्यू आप चाहें तो इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकते हैं, आपके ऊपर है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो इंग्लिश फाइनल होगा ऑन डिस्प्यूट। तो हमेशा इंग्लिश क्वेश्चंस पे फोकस करिए। कंडक्टेड बाय IIT कानपुर। एग्जाम पैटर्न जो है 70 क्वेश्चंस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग और एनवायरमेंटल साइंस वाले होंगे, मतलब 280 मार्क्स, 70%। 30 क्वेश्चंस जो होंगे वो जनरल एप्टीट्यूड के होंगे, 120 मार्क्स, अराउंड 30%, +4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यहाँ पे मार्किंग स्ट्रैटेजी जो है ये आपको समझ में आ गई हो तो आप ये समझिए कि अटेम्प्ट ओनली इफ यू आर 75% कॉन्फिडेंट। मतलब अगर आप किसी सवाल को लेकर 75% भी कॉन्फिडेंट हो तो स्टैटिस्टिक्स ये कहता है कि वहां पे आप मार्क कर सकते हो। स्किपिंग इज स्मार्टर देन गेसिंग। इफ यू आर लाइक फॉर एग्जाम्पल ओनली 50% श्योर, 50-50 वाला हिसाब किताब है, तो आप छोड़ दीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपको 2 में से, मतलब 4 ऑप्शंस हैं, 4 में से मान लो 2 तो आपने हटा दिए, 2 में से कोई एक है, तो वहां पे गेसिंग की जा सकती है, वो भी इंटेलिजेंटली। बट अगर 4 में से आपको चारों ही नहीं पता है और आप बिल्कुल तुक्के में चल रहे हो तो डोंट डू लाइक दैट, ठीक है, दैट्स द पॉइंट। क्योंकि ऐसे में स्टैटिस्टिकली क्या होगा ना, आपके ना नुकसान फिर ज़्यादा होने लग जाएंगे, फायदे कम होंगे। लेकिन जो फायदा हो रहा है ना वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं जनरली फेवर में नहीं रहता हूँ ESE जैसे एग्जाम्स में, गेट जैसे एग्जाम्स में गेसिंग करने के। बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मार्क्स, जो मिलने वाले मार्क्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, वो है 4, और जो कटने वाले मार्क्स हैं वो है केवल 1। तो इसीलिए क्या है ना कि जो अगर कॉस्ट और हम लोग ट्रेड ऑफ देख रहे हैं नुकसान का, तो वो यहाँ पे हमको बेसिकली जो नुकसान है वो रिलेटिवली कम है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इंटेलिजेंट तुक्के आप अगर मान लो 3 लगा के आए, 3 में से आपके 2 गलत भी हो गए और 1 सही हो गया, तो आपका ओवरऑल वो +2 हो जाएगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको इस तरीके से अटेम्प्ट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
इसके बाद यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे यहाँ पे टॉपिक्स को स्टडी किया है और इम्पॉर्टेंस जो है हर टॉपिक का यहाँ पे मार्क डाउन किया है। इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए और साथ ही साथ टेलीग्राम में मैं इसको शेयर भी कर दूंगा, तो वहाँ से भी इसको आप निकाल लेना, डाउनलोड कर लेना, किस किस टॉपिक को क्या क्या इंपॉर्टेंस देना है। ये एक्चुअली ऐसे ही नहीं, ये मैंने प्रॉपरली क्लॉड में डेटा फीड किया है, एआई में। कितना, लगभग मेरे पास, जो आपको पता है ना कि मेरे पास पूरी क्वेश्चन की शीट है जिसमें 1000 से ऊपर क्वेश्चंस हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के। उसके बाद मैंने पहले यूट्यूब में करवाए थे, 600 क्वेश्चंस थे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। सारा डेटा क्लॉड में फीड करके उसको ट्रेन किया है, अलग अलग एग्जाम्स में जो आया है उसको दिया है, तब जाके ये पूरा का पूरा ये रिजल्ट उसने दिया है। उसके अलावा यही नहीं, मैं आपको अभी आगे और दिखाने वाला हूँ। ये देखो, ये पूरा ग्राफ बना है कि किस टॉपिक से कितने कितने सवाल बनते हैं, टॉपिक वाइज परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन, राजस्थान का, हिमाचल हरियाणा का और DSSB का, बिहार का, तेलंगाना स्टेट का, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, इन सारे पेपर्स का एनालिसिस मैंने करवाया है। तो ये जो मैं आपको अभी दे रहा हूँ ये काफ़ी रिगोरस एनालिसिस पे बेस्ड है, बहुत सारा डेटा एआई को फीड किया गया है, तब जाके ये सारी की सारी चीज़ें जो है निकल करके बाहर आई हैं। ठीक है, तो चलो देखो, नाउ दिस इज द सिलेबस पार्ट ए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें से 70 क्वेश्चंस होंगे। तो ये स्लाइड 1 ऑफ 3 है, टोटल ये 3 स्लाइड है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, अभी देखो इसको समझो, अब आप ध्यान से, अभी तक की बातें तो ऐसे ही थी, अभी मेन बात यहाँ से। तो यूनिट 1 है वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जिसमें वाटर क्वालिटी होगा, जिसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स होंगे। ये लोग ना यार ये चीज़ बहुत पूछते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स भी पूछते हैं, ये थोड़ा ऊपर आएगा। और IS 10500 जो आपका ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड्स के लिमिट्स होते हैं ना, ये लिमिट्स पे मैच द कॉलम आना, लिमिट्स पे बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आना, वो सब लिमिट्स पे बहुत सारे पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स में कुछ खासी चीज़ें आई नहीं हैं, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने इसको कोई भी स्टार नहीं दिया है। ट्रीटमेंट सीक्वेंस और ट्रीटमेंट के बेसिक्स, इस पे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इनमें से कौन से यूनिट में आप जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स को सेटल कराते हो, तो सिंपल सेडिमेंटेशन। बट क्योंकि ये IIT कानपुर टेस्ट करा रहा है, मुझे नहीं लगता पर्सनली कि ये इतने आसान इस बार होने वाला है। इस बार आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू सी वंस ऑल द ESC प्रीलिम्स क्वेश्चंस। एक बार ESC के प्री के क्वेश्चंस को करिए। कैसे करिए मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ESC के प्री के सवालों को एक बार गो थ्रू करिए सब लोग, अगर आपने कर भी रखा है तो एक बार फिर से करिए। उसमें क्या करना है वो समझो। ESC के प्री के जो सवाल है ना, उसमें जो आपको ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइप के लग रहे होंगे, तो पहले रन में उसको छोड़ देना। जो बहुत मान लो हो सकता है कुछ ऐसे सवाल आते हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, बट ऐसे बिल्कुल देख के छोड़ मत देना। कभी कभी जुगाड़ से चीज़ें हो जाती है, जैसे इस बार के ESC के पेपर में सिर्फ जुगाड़ से काम हो गया था, है ना, तो देख लेना एक बार। और अगर मान लो आपको लग रहा है कि यार ये सवाल जो है ना ये ऑब्जेक्टिव में पूछने लायक नहीं है, तो हर मान लो आप 20 में से ना आपको 2 सवाल, 10 में से 1 सवाल ऐसा कोई दिखेगा, मतलब 90% तो कर ही जाओगे। तो उस सवाल, वो एक सवाल में टाइम वेस्ट मत करो, मिसिंग टाइल सिंड्रोम के शिकार मत रहना, बस करते जाना फटाफट, जितना बनते जा रहा है बनाते जाओ। मेक श्योर करना बाय दिस एग्जामिनेशन डेट आपका 90% ESC का पेपर लग जाना चाहिए, पास्ट ईयर वाला। अगर उतना लग गया ना तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा जो पिछली यूट्यूब वीडियो बनी हुई है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के सारे प्रीवियस क्वेश्चंस की, तो वो एक बार देख लेना, वो मेडिजी के ही चैनल पे होगी, वो एक बार जरूर देखना। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। एक बार अच्छे से तैयारी करके जाओ, क्योंकि क्या पता कि उस तरह के सवाल यहाँ पे पूछ दिए जाएं या उससे मिलते जुलते सवाल पूछ दिए जाएं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे ना, ये जो कोएगुलेशन, फ्लोकुलेशन, एलम डोजिंग और ये सब पे भी छोटे मोटे सवाल आते रहते हैं। सिंपल सवाल होते हैं लेकिन कम रहते हैं। ये वॉल्यूम है सवालों का कि 2 स्टार मतलब ज़्यादा वॉल्यूम में सवाल आए हैं, 1 मतलब कम वॉल्यूम। और पॉपुलेशन फोरकास्टिंग जैसे इसमें कोई भी स्टार नहीं है, मतलब ये है कि कभी कभी एक आधा सवाल आ सकता है, तो उसको आप लास्ट में भी कर सकते हो। स्लो सैंड वर्सेस रैपिड सैंड फिल्टर, है ना, ये सब चीज़ों में भी कम सवाल आए हैं। डिसइंफेक्शन में काफ़ी सवाल आए हुए हैं, डिसइंफेक्शन में आए हुए हैं आई थिंक। अच्छा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी, ये वाला ना एक्चुअली क्या है, इंडेंटेशन थोड़ा आगे पीछे हो गया है इसमें, बस और कुछ भी नहीं, PDF बनाते वक्त। तो ये वाला इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये देखो, ये वाला इसके साथ मैं जोड़ देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ये थोड़ा ना स्टार्स जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो गए हैं, तो ये मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक्चुअली जहाँ पे आपको ये सिंपली ऐसे दिख रहा है ना, ये 2 स्टार्स नहीं है, ये एक्चुअली में 3 स्टार्स है। और ये भी यहाँ पे क्या है ना, 3 स्टार्स है। ये टॉपिक है पूरा का पूरा, ये 2 स्टार्स हैं, ये पूरे 3 स्टार्स हैं, ये पूरे 3 स्टार्स हैं।
ठीक है। तो इस तरीके से है ये। अब ये देखो, ये 3 स्टार किसमें, ये थोड़ा सा इंडेंटेशन आगे पीछे हो गया बस, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये जो वाटर क्वालिटी, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल है, ये वाला पूरा पार्ट, ये वाला पार्ट का 3 स्टार है पूरा का पूरा, ठीक। उसके बाद पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड से कुछ भी नहीं है। ट्रीटमेंट सीक्वेंस की बात करें और कोएगुलेशन और इन सब की बात करें तो इसमें ये पूरा मिला करके 3 स्टार है। ओरिजिनल फाइल है, मैं ओरिजिनल फाइल से देख के बता रहा हूँ आपको। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया, इस वजह से कुछ कुछ यहाँ पे मिसिंग लग रहा है। रैपिड सैंड वर्सेस स्लो सैंड फिल्टर जो है इसमें कम है। ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है 3 स्टार है। उसके बाद हार्डी क्रॉस में कुछ भी नहीं है। ये जो BOD COD DO वगैरह है ना, ये इसमें आपके 3 स्टार हैं। तो 3 और 2 है ये स्टार, ठीक है। फिर यूनिट 2 पे आप देखना वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, जिसमें BOD 5, अल्टीमेट BOD रेट कांस्टेंट, ऑफ कोर्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हाँ इससे जुड़ा हुआ है, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट, स्क्रीन्स, ग्रिड चेंबर, क्लैरिफायर, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। यस हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा सवाल नहीं है। ये जो 3 स्टार्स हैं ये इसके हैं, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, MLSS, SVI, F/m रेशो, SRT, HRT, इसके हैं ये। उसके बाद ASP मॉडिफिकेशंस में आते हैं सवाल, बट थोड़े कम आते हैं, तो इसलिए 2 स्टार है उसमें। ट्रिकलिंग फिल्टर्स जो हैं, जिसमें NRC फार्मूला और ये सब आता है, तो रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टेक्टर वगैरह 2 स्टार्स हैं इसके लिए, ये इसके साथ सही मैच्ड है। उसके बाद ये देखिए USB रिएक्टर, इसके बारे में छोटी मोटी चीज़ें पूछ देता है, ये 3 स्टार हैं। और स्टेबलाइजेशन पॉन्ड भी इसके साथ है, यस इसके साथ है स्टेबलाइजेशन पॉन्ड। उसके बाद नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, ये नहीं इसके साथ नहीं है, ये स्लज के साथ है, इस वाले के साथ है 2 स्टार, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट अब ले लो, किसका इंपॉर्टेंस कितना है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा अच्छे से आप देख लो किसका इंपॉर्टेंस कितना है, और उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं। पहले इन टॉपिक्स को कंप्लीट करते चले जाना आप, ठीक। अभी मैं इसको क्लोज करूंगा ना तो ये क्लीन हो जाएगा। अब अगले पे आते हैं, अगला देखते हैं। नाउ दिस इज स्लाइड 2 ऑफ 3। स्लाइड 2 ऑफ 3 देख लेते हैं एक बार, आ गया। अब इसमें देखिए प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, यस प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, ये इसके साथ है, इसके 3 स्टार्स हैं। क्राइटेरिया पोल्यूटेंट्स, ये भी इसी के साथ ही है, ये वाला पार्ट भी इसके साथ है। क्राइटेरिया ऑफ पोल्यूटेंट्स PM 2.5, PM 10, SO2, NO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, लेड, ये सब इसके साथ है। फिर ये जो नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं, ये भी 3 स्टार्स ही है, यस। और गॉसियन प्लूम मॉडल इक्वेशन, इफेक्टिव स्टैक हाइट, ये भी 3 स्टार्स है, यस। और पास्कल गिफॉर्ड स्टेबिलिटी क्लासेस, ये 2 स्टार है। इसमें से कभी कभी पूछा जाता है, ये एक चीज़ पढ़ के जाना, इसको लिख लो, पास्कल गिफॉर्ड स्टेबिलिटी क्लासेस A से लेकर F तक होती हैं, उसको पढ़ के जाना अच्छे से। इन्वर्जन टाइप्स में कुछ आया नहीं है, रेडिएशन, सब्सिडेंस, फ्रंटल, इसमें कुछ नहीं आया है, इसलिए इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है। हाँ, लूपिंग, लॉफ्टिंग, फैनिंग, फ्यूमिगेटिंग, इसका ना वो जो होती है तरह तरह की 7 टाइप्स ऑफ होती है प्लूम, तो उस प्लूम बिहेवियर पे सवाल मैच द कॉलम टाइप के आते रहते हैं, तो ये है 2 स्टार। कंट्रोल इक्विपमेंट्स जो हैं वो भी, उसमें से भी बहुत कुछ आता है, ये 3 स्टार है। वेंचुरी स्क्रबर, एब्जॉर्प्शन, एड्जॉर्प्शन, कैटलिटिक, ये 2 स्टार है। और जो ये BS 6 नॉर्म्स हैं फॉर व्हीकल्स, ये आजकल काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है पूछा जा रहा है, और ये BS 6 नॉर्म्स फॉर व्हीकल्स, स्टैक मॉनिटरिंग, ये सब आप पढ़ के जाएंगे, ये 2 स्टार है। थोड़ा बहुत ये भी पढ़ के जाएंगे, ये ज़्यादा पूछा नहीं है वैसे। ओजोन लेयर, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एसिड रेन वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाएंगे, ठीक। उसके बाद यूनिट 4 है सॉलिड एंड हजार्डस वेस्ट, जिसमें म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के रूल्स हैं, ये है आपका 3 स्टार, सबसे ज़्यादा वेटेज इसी का है। बिन विन वाला बहुत पूछता है, येलो बिन, ब्लू बिन, है ना, ये सब बहुत पूछता रहता है, ब्लैक बिन, वाइट बिन, ग्रीन बिन, है ना, कलर्स ऑफ बिन्स। बल्क जनरेटर प्रोविजंस, कंपोस्टिंग मैंडेट, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद कंपोस्टिंग, विंडरो, नैडेप और वर्मी कंपोस्टिंग, इसके बारे में भी पूछा जाता है, ये पढ़ के जाना। विंडरोज पढ़ लेना अच्छे से, उसके बारे में गाइडलाइंस होती हैं वो आप पढ़ लेना। विंडरोज पता होगा वैसे तो, वर्मी कंपोस्टिंग भी पता होगा। ये नाडेप के बारे में पढ़ के जाना, कुछ नहीं, सिंपली ChatGPT में सर्च करो व्हाट इज नाडेप इन कंपोस्टिंग, इट विल एक्सप्लेन इट टू यू, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। सैनिटरी लैंडफिल, लाइनर, लीशेड कलेक्शन, गैस वेंटिंग, ऑल दीज, ये भी आपका
यहाँ पे पूछा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सैनिटरी लैंडफिल। इंडिया में, भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा सैनिटरी लैंडफिलिंग ही की जाती है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसिनरेशन डिज़ाइन एमिशन स्टैंडर्ड्स पे कुछ खास दिखा नहीं, एक आध क्वेश्चन दिखा था बस। तो आखिरी में जिनमें कोई स्टार नहीं लगा है उनको लास्ट में कर लेना। उसी तरीके से रिफ्यूज डिराइव्ड फ्यूल, आरडीएफ, बायोमिथिनेशन छोड़ के कुछ मत जाओ, क्योंकि जैसे आरडीएफ, बायोमिथिनेशन पे सवाल ना ईएससी में आए हुए हैं, तो ईएससी के तो आप सारे करो, बट उसके बाद जिन जिन में 3 स्टार 2 स्टार लगे हुए हैं उनको खासा ख्याल दे करके, इंपॉर्टेंस दे करके आपको करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व। ठीक है, उन एरियाज को अच्छे से थोड़ा सा देख लेना है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल है। एआई के ज़माने में जीते हो आप। ठीक है, क्लॉड में जाओ और उसके बाद उसको ये बताओ कि ऐसा 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 है, उसके बाद उसको 2-4 ट्रायल सवाल दो, उसको ट्रेन करो मॉडल को। ठीक है, तो मॉडल को जितना बेहतर आप ट्रेन करोगे, थोड़ा टाइम ले करके, वो मॉडल उतना अच्छा आउटपुट आपको देगा। ठीक है, मॉडल को हमने ट्रेन किया तो हमको आउटपुट दिया ना, मॉडल ने इतना बेहतरीन आउटपुट मिला ना, उसको ट्रेन किया, उसको डेटा फीड किया हमने, तब जाके ऐसा मिला। ऐसे नहीं कि सीधा यार बता तो मेरे आईआईटी कानपुर के पेपर में क्या क्या आने वाला है, ऐसे थोड़ी होगा। उसको आपको प्रॉपरली गाइड करना पड़ेगा, उसको पहले गाइड करो, फिर वो आपको गाइड करेगा। ठीक है, राइट। इसके बाद हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री रूल्स 2016, इस तरह की चीज़ों को पता है क्या करो। सिंपल मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ जो मैंने भी क्वेश्चन बनाते वक्त किया था, कुछ नहीं, सिंपल है। जैसे हजार्डस वेस्ट रूल्स है, मैनेजमेंट एंड ट्रांस बाउंड्री रूल्स 2016, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, पीडीएफ डाउनलोड करके क्लॉड में डाल दो। ठीक है, क्लॉड में डालने के बाद उसके बाद उसको बोलो कि यार एक काम कर, मेरा ये एग्ज़ाम है, इसके हिसाब से मेरे से तू सवाल पूछते जा। तो वो रिलेवेंट सवाल जो है वो पूछते चला जाएगा और उसको रेट भी करता जाएगा कि इस सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो ऐसे करके आप अपनी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, बायोमेडिकल वेस्ट रूल्स 2016, कलर कोडिंग, येलो, रेड, मैं बताया ना, वो सब कलर कोडिंग के बहुत सारे आते रहते हैं, ये बहुत सवाल आते हैं। ई वेस्ट के रूल्स हैं, है ना, वो अच्छे से करके जाना। प्लास्टिक वेस्ट के रूल्स हैं, वो अच्छे से करके जाना। ये सीएनडी मतलब कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट के रूल्स हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पूछते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट जो हो रहते हैं वो जनरली इनर्ट नेचर के होते हैं और वो जनरली रिसाइक्लेबल मटेरियल्स होते हैं बहुत सारे, तो रिसाइकलिंग वगैरह में चले जाते हैं, तो इसमें बहुत सारे सवाल नहीं बनते। यहाँ पे काफ़ी सारे प्लास्टिक वेस्ट और ई वेस्ट में बहुत बनते हैं, और ये ईपीआर यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस पे भी बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो ये सब पढ़ के जाना, मैं आपको पूरा गाइड कर दे रहा हूँ। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि ये जो पीपीटी है जो मैं टेलीग्राम में शेयर करूँगा, इस पीपीटी को ही डायरेक्टली, क्योंकि इस पीपीटी को बनाने के लिए मॉडल ट्रेन हुआ है, तो आप इस पीपीटी को डायरेक्टली चैट जीपीटी, या बेहतर अगर क्लॉड है तो क्लॉड ज़्यादा बेहतर है ऑफकोर्स एकेडमिक्स के लिए, तो आप उसमें डायरेक्टली फीड करो, क्योंकि उससे ये बना है। अब उसको पता रहेगा कि किस किस से कितना कितना वेटेज का क्या क्या आता है, फिर उसके हिसाब से वो आपसे सवाल पूछेगा, और उसके सवालों को उसको पूछो कि गिव मी सम 10 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, देन अगेन 10 क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक, एंड देन प्रैक्टिस इट लाइक दिस। इससे आप थोड़े एंगेज भी रहोगे, समझे, थोड़ा मज़ा भी आते रहेगा। अच्छा, इसके बाद आगे देखिए, स्लाइड 3 of 3 में आते हैं, अगला स्लाइड। इसके बाद ये है यूनिट 6, एनवायरमेंटल लॉज एंड लेजिस्लेशंस। इससे ना क्या होता है कि 10-12 क्वेश्चन आते हैं, इसमें ना वेरी हाई आरओआई है, मतलब आपको ना यहाँ पे आपके एफर्ट्स से रिलेटेड जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। आपको बस पता होना चाहिए कि वाटर एक्ट आया था 1974 में, एयर एक्ट आया था 1981 में, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुआ था 1991, एवरीबडी नोस, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल एनजीटी एक्ट है ये, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में की पॉइंट्स टू नो भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ताकि जब आप ये डेटा फीड करो अगेन, तो आपको वो उस हिसाब से आपको जो है सवाल बना बना के देता जाए, उसको पता रहे कि किन किन हमें मुद्दों पे बात करनी है। फिर इसके बाद आएंगे आपके यूनिट 5 पे, जो कि अगेन सिंपल है, EIA, और यूनिट 7 है आपका नॉइज पॉल्यूशन। यूनिट 6 इधर कर दिया, छोटा छोटा था यूनिट 5 और 7, तो उसको यहाँ अरेंज कर दिया है। यूनिट 5 आपका EIA नोटिफिकेशन है 2006 का, 2020 में अमेंडमेंट हुआ था, कैटेगरी ए वर्सेस कैटेगरी बी, ए में भी पार्ट होते हैं, बी में भी पार्ट होते हैं, A1 A2 B1 B2 ऐसे होते हैं, तो वो सब आपको देखने होंगे। प्रोसेस में क्या होता है, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, बेसलाइन, प्रेडिक्शन, मिटिगेशन, है ना, तो ये सारा देख लेना। फिर नॉइज स्टैंडर्ड्स याद रख लेना, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल और साइलेंस जोन के डेसिबल लिमिट्स के साथ, है ना। एनजीटी लैंडमार्क ऑर्डर्स ऑन EIA, तो यहाँ पे 2-3 रीसेंट केसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस हो, वो आपको इंटरव्यू में भी आगे काम आएंगे।
आपको आगे इंटरव्यू में भी ये सब बातें करने में काम आएगा जो आप अभी प्रिपेयर करोगे। और फिर यूनिट 8 है इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट। इसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब मैंने लिख दिया है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, IUCN रेड लिस्ट, कैटेगरीज, यूपी स्पेसिफिक पीएस जैसे कि धुंधवा एनपी हो गया, SDGs हो गया, मतलब वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 17 गोल होते हैं और कौन कौन से गोल्स पे फोकस करना है, 6, 13, 14, 15, पेरिस अग्रीमेंट, 1.5 डिग्री सेल्सियस का टारगेट, इंडिया NDC नेट जीरो 2070 कमिटमेंट, UNFCCC कॉप अपडेट्स, फिर ग्रीन हाउस गैस, GHGs एंड GWPs, ओजोन डिप्लीशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली, जो भी है सब ये सारी बातें आपको करनी है। अब यहाँ पे मैं आपको वैसे क्विकली ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसके बाद यू कैन गो हेड एंड प्रिपेयर प्रॉपरली विद दिस डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड एक्सपेशली फॉर यू। बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट है आप सभी के लिए, आप इससे बहुत बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, पार्ट बी जनरल एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चंस, 120 मार्क्स। इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सारी बातें मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, इसका ध्यान रखिए। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लगभग 10 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। नंबर सिस्टम, LCM, HCF, डिविजिबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एवरेज, मिक्सचर, प्रोपोर्शन, रेशो, टाइम स्पीड, टाइम एंड वर्क, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, डेटा इंटरप्रिटेशन, टेबल्स, बार चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपको आते हैं, ये आपका डन है। ठीक है, ये कॉमन बातें हैं सारी, ये भी मोस्टली पता होंगी। वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग जिन ने भी गेट की तैयारी की है वो ये सब कर लेंगे। इसके बाद है एनवायरनमेंट का जीके। एनवायरनमेंट का जीके अगेन जो हमने पिछला देखा है और ये एनवायरनमेंट का जीके मोस्टली एक दूसरे से मैच करता है, तो यहाँ पे ये आपके एक काइंड ऑफ फ्री मार्क्स है, मैंने यहाँ पे लिख दी है एनवायरनमेंट का जीके। लगभग 7 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर एंड IT से लगभग 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट्स वगैरह लोग बहुत पूछ लेते हैं, इसका शॉर्टकट उसका शॉर्टकट बताओ। ऐसे कट कॉपी पेस्ट वाला नहीं, थोड़ा डिफरेंट रहता है। इंटरनेट, ईमेल, नेटवर्किंग बेसिक्स, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, उस पर छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं, इजी पता बस हो तो काम हो जाएगा आपका। डेटाबेस मैनेजमेंट फंडामेंटल्स, ठीक है। तो एनवायरनमेंट जीके ओवरलैप्स डायरेक्टली विथ योर कोर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग नॉलेज। यस, देख रहे हो आप। तो दीज आर एसेंशियली ऑफ फ्री मार्क्स, डू नॉट इग्नोर दिस सेक्शन, ओके। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कि पिछले कई सालों में हमने क्या नोटिस किया है। तो टॉपिक वाइज ये परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन है, काफ़ी सारे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पेपर्स का, राजस्थान का भी अभी रिसेंटली हुआ भी था इसी साल। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको देखने को मिलेंगी। राजस्थान का इस साल नहीं, अभी तो यही वाला हुआ था, पिछले साल हुआ था पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का। इसके बाद देखिए मॉनिटरिंग एंड इंस्ट्रूमेंट, क्लाइमेट एंड SDGs, इकोलॉजी एंड नॉइज, कितने किसमें से कितना परसेंटेज आता है। तो आप ये देखो, आप यहाँ से नोटिस कर पाओगे 21% और 19%, यानी 40% सवाल। और एयर पोल्यूशन भी कोई छोटा मोटा नहीं है, 15%, यानी 55% सवाल आपके इन 3 चीज़ों में से आ जाते हैं, यानी कि वाटर सप्लाई, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग और एयर पोल्यूशन। उसके बाद बाकी ये आप देख पा रहे हैं प्रोपोर्शन कितना कितना है। तो वाटर एंड वेस्ट वाटर टुगेदर इज नियरली 40% ऑफ योर टेक्निकल क्वेश्चंस। Environmental laws are nearly 13%, which overlaps with your general aptitude. Since UPPCB is UP specific, expect 2-3 questions on Ganga Action Plan, Namami Gange, okay, UP's pollution hotspots like Kanpur leather industry, Agra, Mathura refinery, इन सभी के बारे में वहाँ पे सवाल पूछे जा सकते हैं डेफिनेटली 100%। मोस्ट रिलेटेड रिपीटेड टॉपिक्स जो हैं वो इस प्रकार हैं, ये है मोस्ट रिपीटेड, जो बार बार रिपीट हुए हैं वो ये टॉपिक्स हैं। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान से इस पे अलग से अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक्स्ट्रा सवालों की प्रैक्टिस करो इन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स पर, ठीक है। क्लियरली समझ में आ रहा है क्या करना है। BOD, COD, DO, वाटर एक्ट, NAAQS यानी कि नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, एक्टिवेटेड स्लज, IS 10500, MSW रूल्स, गॉसियन डिस्पर्शन इक्वेशन, NGT एक्ट, CPCB वर्सेस SPCB, पावर्स एंड फंक्शंस, बायोमेडिकल वेस्ट और गंगा का UP स्पेसिफिक जो मिशन है और उसके जो पूरे के पूरे क्राइटेरियाज हैं। अगला सिलेबस ओवरलैप, योर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स वर्सेस UP PCB AEE एग्जाम। तो जो आप अभी एग्जाम दे रहे हो और जो आपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, इन दोनों में काफ़ी चीज़ें जो हैं वो कॉमन हो जाती हैं। जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का डिज़ाइन है, वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट STP का डिज़ाइन है, जो मस्ट डू लिखा है वो मस्ट करना ही है, इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। और जहाँ जहाँ पे हाई लिखा है वो भी करके जाना है, जहाँ मीडियम लिखा है वो आपका लास्ट प्रायोरिटी हो सकता है, जैसे कि नॉइज पोल्यूशन, हाइड्रोलॉजी, ये सब आपका लास्ट प्रायोरिटी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद UP specific topics, what makes UP PCB different from other PCB exams,
क्या डिफरेंट है उत्तर प्रदेश के पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में एज कंपेयर टू अदर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एग्जाम्स? तो सिंस दिस इज अ स्टेट लेवल एग्जाम फॉर उत्तर प्रदेश, एक्सपेक्ट 4 to 6 क्वेश्चंस यूनिक टू उत्तर प्रदेश, एंड दीज आर इजी मार्क्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग इट प्रॉपरली, एंड यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेरी प्रॉपरली. हाउ? पहला, गंगा रिवर एंड एनएमसीजी यानी नमामि गंगे प्रोग्राम लॉन्च 2014, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा एंड एमएमसीजी कंपोजिशन, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल फॉर एसटीपीज, गंगा एक्शन प्लान फेज 1 and 2 एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कहाँ कहाँ पे फिट किए गए हैं, उनका बेसिक प्रीमाइस क्या है, क्या उनका टारगेट है, वो सारी चीज़ें आपको पीडीएफ आपको मिल जाएगा नेट पे. उसको सीधा फीड करो अपने सिस्टम में, अपने एआई में, और उससे सवाल बनवाओ, सब कुछ होगा. अरे भाई, जो मुझे लगता है जो एग्जामिनर भी होंगे जो अच्छे से सवाल ढूंढेंगे, वो भी मदद तो अब एआई की लेंगे. बोला जाता है ना, एआई इज द लास्ट इन्वेंशन, क्योंकि अब जितने भी इन्वेंशन होंगे वो सब एआई की मदद से ही हो रहे होंगे. तो इसीलिए आप भी एआई का यूज करना सीखो, है ना. वो नहीं करोगे तो फिर तो पिछड़ जाओगे. यूपी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हॉटस्पॉट्स देखिए, कानपुर के लिए, आगरा के, मथुरा के, नोएडा के, ग्रेटर नोएडा के. अब तो यहाँ पे एयरपोर्ट बन रहा है, एयरपोर्ट का वो होने भी वाला है उद्घाटन बहुत ही जल्द. तो नोएडा में यूपी प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से हैं? लखीमपुर खेरी में है ना, दुधवा नेशनल पार्क है. लखीमपुर खेरी पता ही होगा, अब तो सबको मालूम ही है. चंद्र प्रभा है, सोहागी बारवा, फिर उसका किशनपुर, उसके बाद आपका बखीरा सेंचुरी है, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी है. यूपी स्टेट गवर्नमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसीज के नाम यहाँ पे हैं, बहुत सारे नाम हैं, इनको जरा अच्छे से पढ़ के जाएंगे. उसके बाद यूपी पीसीबी स्पेसिफिक फंक्शंस पढ़ के जाएंगे. कंसेंट टू एस्टैब्लिश, कंसेंट टू ऑपरेट, यूपी पीसीबी इंस्पेक्शन पावर, यूपी जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, ZLD मैंडेट फॉर टेक्सटाइल लेदर यूनिट्स, यूपी पीसीबी ऑनलाइन पोर्टल, उसके बारे में भी पढ़ के जाएंगे. उसको देख करके जाएंगे अच्छे से कि उस ऑनलाइन पोर्टल में क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. जो डाउनलोडेबल्स हैं उसको डाउनलोड करके फीड करो एआई में, और उसके बाद करो उससे तैयारी. रिवर कंजर्वेशन, यूपी यमुना एक्शन प्लान, यूपी सीपीसीबी रोल इन गंगा यमुना रिजुविनेशन, गोमती रिवर लखनऊ में, हिंडन रिवर एनसीआर में, हिंडन रिवर तो अब बिल्कुल नाला बन चुकी है. एनजीटी ऑर्डर्स स्पेसिफिकली रिलेटेड टू यमुना एंड यूपी इंडस्ट्रीज. तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप यहाँ पे पढ़ के जाएंगे, ये यूपी स्पेसिफिक टॉपिक्स आपके लिए हो रहे होंगे. ठीक है. इसके बाद है 30 डे प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी. तो वीक 1 आप इस तरीके से कर सकते हो, वाटर सप्लाई प्लस वेस्ट वाटर. वीक 2 एयर पोल्यूशन और एनवायरमेंटल लॉस कर लो. वीक 3 एक ट्रायल के लिए मैं बता रहा हूँ, बाकी सबका अपना अपना रहता है हिसाब किताब, बट मेरे हिसाब से अगर ऐसा भी चलोगे तो भी आपका सारा का सारा 4 वीक्स में हो जाएगा खत्म. फुल मॉक टेस्ट दो कहीं से, या खुद से टेस्ट जनरेट करो और रिवाइज करो. ठीक है, कहीं से टेस्ट वेस्ट क्या ही लोगे, आप खुद से जनरेट कर सकते हो टेस्ट को, अपने आप रिवाइज कर सकते हो. या मुझे लगेगा कि आपको टेलीग्राम में टेस्ट वेस्ट की जरूरत है, मैं खुद ही यहाँ से खूब सारी टेस्ट निकाल के आपको डंप कर दूंगा, काफ़ी सारी टेस्ट दे दूंगा, इतनी दूंगा, बम्बार्ड कर दूंगा कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते रहो. अगर वो चाहिए होगा तो मेरे को बता देना. ठीक है, यहाँ पे कमेंट में लिख दोगे. जैसे अभी आपने ये वीडियो बनाने के लिए टेलीग्राम में कम से कम 100 से 200 से ऊपर कमेंट ऐसे आ गए, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, वीडियो बना देता हूँ, है ना. काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की ज़रूरत है. ऐसे ही इसकी भी ज़रूरत होगी तो यहीं पे नीचे वीडियो के बता देना, तो फिर मैं इसको 2nd और 3rd वीक ऑफ अप्रैल में आपको इन टेस्ट से बम्बार्ड कर दूंगा कि बनाओ बैठकर. ठीक है, करते रहो. इसके बाद मस्ट मेमोराइज की फॉर्मूले, लिमिट्स एंड स्टैंडर्ड्स. अभी मैं सब नहीं रटवा रहा हूं आपको, लेकिन ये मस्ट मेमोराइज, ये बार बार जो पूछी जाती है चीजें, कुछ वैल्यूज भी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं. ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लेना. राइट, यू आर 85% रेडी. मतलब अगर आप इतना कर लेते हो तो आप 85% तैयार हो चुके हो इस एग्जाम के लिए. द रिमेनिंग 15% इज योर फोकस, इज योर प्रैक्टिस, इज योर स्ट्रैटेजी. ये सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली आपको जीत दिलाएंगी, गिवन दैट एग्जामिनेशन बढ़िया तरीके से हो जाए जैसा एग्जामिनेशन को होना चाहिए. अगर ऐसा हो गया तो सिलेक्शन निश्चित है आपका. ठीक, और अब तक जो है अभी सब हम सही मानेंगे, हम पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से तैयारी करेंगे. हम यहाँ पे ये नहीं सोचेंगे कि ऐसा हो गया गेट में, वैसा हो गया तो अब ये कैसा होगा. ऐसे डिमोटिवेट मत हो जाओ, इतनी जल्दी मत हो जाओ. IITs का रिकॉर्ड रहा है कि दे हैव रेक्टिफाइड देयर मिस्टेक्स एवरी टाइम, एंड आई डोंट थिंक सो दे वुड वांट कि उनका किसी भी तरीके से जो है इमेज खराब हो, और इसीलिए दे हैव रेक्टिफाइड इफ दे हैव डन सम मिस्टेक्स. सो इसलिए इस सेंस में नहीं सोचना कि अब कोई फायदा नहीं है करने का तैयारी. कुछ लोग आपको ना जानबूझ के डिमोटिवेट करेंगे और बाद में फिर वही लोग जाके सेलेक्ट हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि वो लोग माहौल खराब कर दिए और जाके खुद चुपचाप पढ़ लिए. 3 Idiots देखे थे ना, तो बस वैसे ही हिसाब किताब हो जाएगा.
तो इसीलिए किसी की बातों पे मत आओ, अभी अपना ढंग से तैयारी करो। क्या पता एग्जाम बहुत अच्छे से हो जाए, आपकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर तरीके से हो। क्या पता आईआईटी कानपुर और सीरियसली ले रहा हो कि इस बार तो अब मैं वो गलती नहीं होने दूंगा जो इस बार गेट में हो रही होगी, तो या हुई होगी। तो हो सकता है इस तरीके का प्रिपरेशन वहाँ पे चालू हो, राइट। तो इसीलिए प्रिपेयर वेरी वेल, डोंट थिंक अबाउट द नेगेटिव कमेंट्स ऑफ द अदर्स, अपनी तरफ से अच्छे से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। बाकी ये जो पीडीएफ है, अच्छा ये मैं बता दूं किस टेलीग्राम में जाएगा ये, तो ये एक हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें हम डाल देंगे। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो है सिविल फोरम, उसमें डाल देंगे। मेडिजी का है टेलीग्राम ग्रुप, उसमें डाल देंगे। सिविल वाला, मेडिजी का सिविल वाला, उसमें जुड़ जाओ तो उसमें डाल देंगे। सिविल फोरम विदाउट एनी स्पेसेस सर्च कर लेना तो उसमें भी डाल देंगे, ठीक है। तो ये एआई को ट्रेन करके ये बनाया है मैंने, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपको बस इसको यूज करके, मैंने इसको इस तरीके से बनाया है कि अब आप इसको इनपुट लेके एआई की मदद से बहुत सारे आउटपुट निकाल सकते हो, क्योंकि कई सारे सालों का डेटा जो हमारे पास है ही, ऑब्वियसली होता ही है हमारे पास, तो उसको ट्रेन करके हमने ये बनाया है। तो अब आप इसकी मदद से अपनी आगे की तैयारी कर सकते हो, राइट। आई होप दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।